बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर है बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 4। सही है। अगर हम इसमें बेसिक देखें तो सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो सिर्फ 2 हैं। वो कौन कौन से? एक है आपके पास पूरा चैप्टर पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एक है आपके पास रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ही आगे फिर 2 टाइप्स, 2 स्टेप्स हैं, फिर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। तो ये चैप्टर पूरा जो है वो इसी पे बेस्ड करता है। अब सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स। तुम्हें डेफिनेशन जो है तुम्हारे पास लिखी हुई है बायोएनर्जेटिक्स की? नहीं सर। नहीं लिखी हुई, ठीक है। तुम ये मैं लिख रहा हूँ, तुम अपने पास इसको लिखो। व्हाट इज बायोएनर्जेटिक्स? देखो, बायोएनर्जेटिक्स होता है कैप्चरिंग। मैं इसको लिखता हूँ, साथ साथ तुम भी लिख लो। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form, and the utilization of that energy into various metabolic activities। अभी मैं बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। मारो बायोएनर्जेटिक्स में चंदा, बायो का तो मतलब पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। सही है। और एनर्जेटिक्स का मतलब है, बात हो रही है किसकी? एनर्जी की। सही है। अब बायोएनर्जेटिक्स में क्या मामला है? बायोएनर्जेटिक्स होता है कैप्चरिंग, किसी भी एक एनर्जी की फॉर्म को पहले क्या करना? कैप्चर करना। फिर उसके बाद उसको क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पहले क्या करना? कैप्चर करना। उसके बाद उसको क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना उसकी किसी और फॉर्म में, यानी कि कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। और उस एनर्जी को इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना इनटू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। समझ आया बेटा कुछ बायोएनर्जेटिक्स में जी क्या जी। होता है? यानी कि कोई भी फॉर्म, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ लाइट एनर्जी है। अर्थ पे सबसे जो एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है? वो सनलाइट है, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सी एनर्जी बनाने के लिए? फूड एनर्जी बनाने के लिए। और सिर्फ ये इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने पहले लाइट को कैप्चर किया और सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने फूड एनर्जी में। यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं सनलाइट, उनको उन्होंने एब्जॉर्ब किया, कैप्चर किया, फिर उसको कन्वर्ट किया फूड फूड एनर्जी में। फिर उसका इस्तेमाल भी तो किया। फिर उसका इस्तेमाल किया अपना खाना बनाने में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। तो सिर्फ कैप्चर और कन्वर्ट करना नहीं होता। मेन चीज़ है कि भाई आपने ऐसा किया क्यों, कि आपने क्यों कैप्चर किया, क्यों कन्वर्ट किया, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सको? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, किसी भी चीज़ को बनाने या तोड़ने के लिए। तो ये चैप्टर इंटायरली बेस करता है प्लांट्स में। तो ये होती है बेटा बायो एनर्जेटिक्स। अब स्पीकिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, अब जब एनर्जी की बात आती है तो एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ, ये अब एनर्जी का क्या मसला है ये। जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा, एनर्जी से रिलेटेड जो एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी जो बनती है प्लांट्स में, वो कहाँ स्टोर होती है? तो आपका आंसर होगा सर एक मॉलिक्यूल में। उस मॉलिक्यूल का नाम बताओ मारो, जो एनर्जी बन के स्टोर होती है। हाँ जी। एटीपी। एटीपी, वेरी गुड, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी बन के क्या होती है? स्टोर होती है। ये एनर्जी कैरियर है। तो तुम एनर्जी कैरियर भी लिख सकती हो उसके आगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटीपी इज द एनर्जी कैरियर। एटीपी एनर्जी कैरियर है। अगर किसी भी टिश्यू मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए तो एटीपी के जरिए से मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा और भी एनर्जी कैरियर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही काम आता है, सबसे जल्दी इसी से एनर्जी मिलती है। और तभी इसके नाम से पहले लिख दो, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। सही, ये चीज़ याद रखना। कैरियर अगर ऑप्शन में ना हो तो तुम ये भी लिख सकती हो, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। ऐसा क्यों कहते हैं करेंसी? भाई हम किसी भी मुल्क जा रहे हो,
हमें उसकी करेंसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हम अपने मुल्क की तो लेकर नहीं जा सकते करेंसी। तो हमें करेंसी एक्सचेंज करानी होगी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सचेंज से मुराद है। यानी कि एटीपी से आपको कैसे एनर्जी मिलेगी। एटीपी टूटेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड है भाई कि जिसमें कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं? आप बोलोगे सर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। कितने फॉस्फेट मारो? 3 फॉस्फेट। तीन। सही है। मैं देखो दो को अलग कलर से बना रहा हूँ और मैंने एक को बिल्कुल अलग कलर से बना दिया। और ये वाला फॉस्फेट थोड़ा सा मैंने इसको अलग करने की कोशिश करी है। तो इससे आपको एक और एमसीक्यू मिल गया कि भाई एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें सिर्फ 2 फॉस्फेट हैं। इसके साथ एक और आके लग गया। इसके साथ एक और आके फॉस्फेट लग जाता है। तो ये क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मारुफ, इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है फॉस्फेट का जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है? ये वाला, ये वाला, या ये वाला? यानी कि फर्स्ट फॉस्फेट या सेकंड फॉस्फेट या थर्ड जो फॉस्फेट का बॉन्ड है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसमें है? तो तुम्हारा जवाब थर्ड। क्या होगा? बिल्कुल। तो ये जो मैंने थर्ड बॉन्ड बनाया है, तुम साथ साथ लिखती भी रहना, मसला नहीं है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। पास पेपर का सवाल है ये। जो थर्ड फॉस्फेट होता है, इसमें बाकी के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसको कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। सही। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अब सवाल ये कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे कि ये जो तीसरा फॉस्फेट है ये कहाँ से आता है। तो ज़्यादातर इक्वेशंस में फॉस्फेट के बराबर में आई लिखा हुआ होगा, तो ये पी आई है। तो आप बोलोगे सर सेल्स में ही हमारे सेल से ही फॉस्फेट आता है। ये फॉस्फेट कहाँ है? हमारे सेल से। और कौन सी सोर्स से आया? इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स। थर्ड हाँ। थर्ड थर्ड वाले फॉस्फेट में एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये एनर्जी यहाँ से आती है। मैं बताता हूँ, ये इनऑर्गेनिक सोर्स से आती है। और ये होती है आपके पास H3PO4 माइनस। यानी कि ये एक कंपाउंड है H3PO4 माइनस। ये अपना फॉस्फेट देता है इसको। यानी कि ये जो फॉस्फेट है वो यहाँ से आया है। और इस कंपाउंड में एडीपी से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जो चीज़ उस जगह से आई है जहाँ ज़्यादा एनर्जी है, तो वो ज़्यादा एनर्जी देगी। ये जो एडीपी थे, ये इसके साथ लगे हुए थे, इनकी टेंशन नहीं है। जो थर्ड आता है वो किसी और सोर्स से आता है। और वो आता है H3PO4 से। और इसमें इस फॉस्फेट में बाकी 2 फॉस्फेट के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अब बात है कि एनर्जी कितनी है क्या है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों, एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है? एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है, तो उसको अगर आप कैलकुलेशन में रखो तो क्या आंसर होगा उसका? एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है? तो आप बोलोगे 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये अपने पास नोट करो, अगर नोट नहीं किया हुआ है तो। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, इतनी एनर्जी होती है आपके फॉस्फेट में, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और उसको किलो जूल में करो तो ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है 31.81 कुछ करके है वो। ये चीज़ है। सही है जी। मारो अरीबा, समझ आया? जी जी। सही है यहाँ तक। अच्छा, ये जो एक और है बेटा, आप अपना नाम बता देना मुझे, जो श्याओमी कुछ करके ऐड हुई भी है। चैट पे बता दो या माइक अनम्यूट करके बता देना नाम, मुझे आसानी हो जाएगी। सही है। या चैट पे बता देना, मसला नहीं है। अच्छा, जी सर। बायोएनर्जेटिक्स। जी, नाम मुझे बता देना। माह माहम राशिद। माहम, सही सही, ठीक है माहम। 1 मिनट। वालेकुम हाँ चंदा, अभी बायोएनर्जेटिक्स के भी 4 बजे जो है वो उसका है, गैस पेपर का। अच्छा माहम, तुम्हें समझ में आया बेटा बायोएनर्जेटिक्स क्या चीज़ है? तुमने थोड़ा सा आई गेस 2-4 मिनट लेट आई थी ना तुम। भाई जी बायोएनर्जेटिक्स। मेरी बात नहीं हो रही थी सर। सही सही है। भाई देखो बायोएनर्जेटिक्स क्या चीज़ है। बायोएनर्जेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन है ये रही। बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को पहले कैप्चर करना, फिर उसको कन्वर्ट करना किसी और फॉर्म में, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करना।
अपने कामों के लिए, तो दैट इज बायोएनर्जेटिक्स। और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। और ये बॉटनी के बाकी सारे चैप्टर्स में से लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी इसको, जो बच्चे आए हुए थे भाई, मैंने बताया कि लाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, फूड एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में। फिर उसका इस्तेमाल क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है ग्लूकोज बनाने में। तो ये पूरा जो फिनोमेना ये कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। एनर्जी स्टोर किस मॉलिक्यूल में होती है, ये आप सबको पता है तकरीबन। एनर्जी स्टोर होती है सर एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर या यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको इससे एनर्जी लेनी है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। एटीपी को आपको तोड़ना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को आप रिवर्स कर दो तो बन जाएगा रिवर्सल। यानी कि एटीपी टूटता है किन दो चीज़ों में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट में। और उस दौरान भी कितने एनर्जी रिलीज होती है सर, उस दौरान भी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखिएगा एटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली आपको एनर्जी देता है। एटीपी के बारे में एक और पॉइंट, मुझे बताओ बच्चों, एटीपी से एनर्जी मिलती तो है, तो एटीपी हाईली स्टेबल होना चाहिए या हाईली अनस्टेबल होना चाहिए? क्या? हाईली अनस्टेबल। बिल्कुल अनस्टेबल का मतलब क्या है, इसको बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये बहुत स्टेबल होता तो बहुत देर लगती इसको तोड़ने में, और एनर्जी देर से मिलती, तो ये मसला हो जाता सेल्स के लिए। तो एटीपी का मॉलिक्यूल हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। सही है, तो ये चीज़ होता है, एटीपी बहुत हाईली अनस्टेबल है। हानिया, तुम्हें आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? आ रही है तो मुझे बता देना माइक अनम्यूट करके, बाकी मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एटीपी, एटीपी आप अपनी फर्स्ट पेज पे देखना, अपनी आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा एटीपी को बनाने के 3 तरीके हैं। आप चेक करो पेज नंबर, मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर अगर आप निकालो, पेज नंबर 71, ये पेपर में सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि एटीपी को बनाने के कितने तरीके हैं। तो मुझे बच्चों बताओ, आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल। हाँ जी, नज़र आया बच्चों? ये जी वाली जी। हेडिंग सही है जी, ये वाली एक हेडिंग है। और ये आपका, आपका अल्लाह भला करे, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ एस लिख दिया है और ये 3 स्टार बना दिए। ये मैं भी समझाता हूँ आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं एटीपी बनाने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे कितने मेथड्स हैं? आप बोलोगे 3 मेथड्स। आसान आसान पहले समझा देता हूँ, आसान लफ्ज़ों में। पहले मेथड का नाम क्या है? पहले मेथड का नाम होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ये हो गया लाइट। और फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में क्या ऐड करना, किसी भी चीज़ में फॉस्फेट ऐड करना। अगर हम किसी भी चीज़ में फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, स्पेशली एडीपी वगैरह में, तो क्या बन रहा है, हमारे पास एटीपी बन रहा है। तो इस तरह किसी भी चीज़ में फॉस्फेट ऐड करना कि आपके पास क्या बन जाए, आपके पास एटीपी बन जाए। और ये काम अगर दिन में हो रहा है तो इस फॉस्फोराइलेशन से पहले आप कौन सा वर्ड लगा दो, फोटो फॉस्फोराइलेशन। यानी कि दिन में कोई ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसमें फॉस्फेट ऐड होता है और क्या बन जाती है, एटीपी बन जाता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैं आपको बताता हूँ बच्चों ये कब होता है। आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन कब होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर। आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हो, आप लोग साथ साथ जवाब दे सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है कि दिन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाना, अपना खाना बनाना।
सही। और उस दौरान जो है वो फॉस्फेट भी ऐड होता है और क्या बनता है, एटीपी। नेक्स्ट आपकी बुक में कौन सा लिखा हुआ है एटीपी, और किस मेथड से बन सकता है एटीपी? बन सकता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी बता देता हूँ कैसे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किसी को पता है एटीपी के अलावा दो और एनर्जी कैरियर्स होते हैं? अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताए, शॉर्ट फॉर्म में बता दे बेशक। एटीपी के अलावा दो एनर्जी कैरियर्स और होते हैं, एटीपी के समझो दोस्त होते हैं। नहीं, NAD and FAD। बिल्कुल। एक होता है एनएडी, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, एक एनर्जी कैरियर। और एक कौन सा होता है आपके पास? सर NADPH2 and FAD। बिल्कुल, एक होता है एनएडी और एक होता है एफएडी। आप शॉर्ट भी लिख सकते हो एनएडी और एफएडी, मसला नहीं है। ये दोनों क्या है चंदा, ये दोनों एनर्जी कैरियर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जिसने पढ़ा है कोई मसला नहीं, नेवी पढ़ा है वो टेंशन नहीं है, क्या इनसे एटीपी बन सकता है? आप बोलोगे यस सर, इनसे भी एटीपी बन सकता है। या आप पढ़ोगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे, एक एनएडी से तकरीबन हमें कितने एटीपी मिल सकते हैं? 3। 3 एटीपी। यस। और थ्री एक एफएडी से हम लोग, ATP। बिल्कुल, 2 एटीपी मिल सकते हैं। सही, एफएडी से। लेकिन ये एटीपी जो है वो डायरेक्ट नहीं बन रहा, वो इनडायरेक्ट बन रहा है। तो इनडायरेक्टली बनना और जो है वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के एटीपी को बनाना, तो इसको हम लोग बायो में कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब हो गया, अगर केमिस्ट्री में देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब, तो वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक और भी मतलब आ गया कि ऑक्सीडेशन का एक और भी मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन। सही। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपके पास अल्लाह भला करे कहाँ पे होती है? आप बोलोगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, जहाँ पे आपका फूड जो है वो टूटा जाता है, सही है, ग्लूकोज वगैरह को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें बड़ा मशहूर प्रोसेस होता है एनर्जी के हवाले से। क्या बोलोगे आप उसको? आप उसको बोलोगे रेस्पिरेशन। जिसने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ऑक्सीडाइज करता है और एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम कौन बताएगा? सी से आता है। कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियोसोम्स, बिल्कुल सही है, गुड। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल। इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ से बहुत एटीपी बन के निकलता है। थर्ड एटीपी कैसे बनता है? थर्ड एटीपी बनता है अपने ही आप से, मतलब खुद से ही बन जाता है। वो कैसे? इसको हम लोग बायो में कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका क्या मतलब है? जब एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड किया जाए और वो किस पे कन्वर्ट हो जाए, एटीपी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एटीपी में एक फॉस्फेट क्या किया आपने, ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, एटीपी बन गया। ये बिल्कुल डायरेक्ट इससे बन रहा है, एडीपी से डायरेक्ट क्या बन रहा है, एटीपी। तो उसको हम लोग बायो में कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये 2 स्टेप्स में आपने पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा एक स्टेप का, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, तब भी ये काम होता है। और एक और भी आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट ईयर लामा वाले जो हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, क्रेब साइकिल। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होती है इसमें क्या होता है, एडीपी में अगर आप एक फॉस्फेट ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है, एटीपी। तो उसको हम लोग बायो में कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट बन रहा है तो सबस्ट्रेट लेवल, इनडायरेक्टली बन रहा है किसी दोस्तों के जरिए से, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव। और दिन की रोशनी में जो फोटोसिंथेसिस में जो बनता है उसको कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ पूछनी है तो बता दो। हाँ जी।
विदा हो गई, हानिया, एमन, आसफा। कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है इसमें? सब क्लियर है? मुझे चैट पे बता देना या माइक अनम्यूट करके, कोई मसला नहीं है। हेमन ने कहा यस सर क्लियर है। ठीक है हेमन, सही। सही। अच्छा, अब एक और चीज़, ये मैं सेव कर रहा हूँ, अगर आपको इसके भी स्नैपशॉट चाहिए तो मुझे बता देना क्लास के बाद। 2-3 सेशंस होंगे इनके बायोएनर्जेटिक्स के, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाओ आपके पास। अब फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है? फोटोसिंथेसिस। हाँ नहीं है ये, थोड़ा सा आ गया है तुम्हारा सही मार्कर, ब्लू कलर का, उसको रिमूव कर देना तुम, ये तुम ही कर सकती हो आई गेस। ये हाँ। अच्छा बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बहुत आसान है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि दिन की रोशनी में प्लांट अपना क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। इसकी इक्वेशन ये है कि हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, हमें, थैंक यू हानिया, हमें लाइट चाहिए, सनलाइट, और हमें प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, क्लोरोफिल। सही है, ये सब चीज़ें हमें तो चाहिए लाजमी। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है, ये पता नहीं नीचे कैसे हो गया खुद से। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फोटो सिंथेसिस, खेल रही है हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लांट का खाना बनता है, उसको कहते हैं C6H12O6, और थोड़ी सी ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल गई। आसान इक्वेशन है, मसला नहीं है। 6 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, 6H2O, या फिर हमारे पास ये ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि शुगर बन रही है, और 6O2। एरो ऊपर का मतलब है कि ऑक्सीजन बन के लिबरेट हो रही है, यानी कि निकल रही है, और ये आपके पास ग्लूकोज बन गया। तो एज यू कैन सी हेयर कि जो लाइट एनर्जी है, उस वो कन्वर्ट होगी फूड एनर्जी में, और फूड एनर्जी से खाना बनेगा। सही, तो ये बायोएनर्जेटिक्स होती है बच्चों। ये इक्वेशन आप अपने पास जो है वो याद करिएगा, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी मैंने क्लास में बताया था। सही है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। सही है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस अब कितने स्टेप्स में होती है? फोटोसिंथेसिस जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, लेकिन उस स्टेप से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लोरोफिल का बता दूं। अब ये क्लोरोफिल क्या चीज़ है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फिल का मतलब देखना पड़ेगा अब क्या है। भाई क्लोरोफिल क्या चीज़ है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। सही है। और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। तो आप परेशान नहीं हो, आपके सिलेबस में से 2 टाइप्स का जिक्र है, क्लोरोफिल ए और बी। अब सवाल ये कि जब ये है ग्रीन पिगमेंट, तो इसकी फर्दर टाइप्स क्यों हैं? सिर्फ इनके फॉर्मूले चेंज है, और थोड़ा सा कलर जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अब क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, आपको ये मैं बताता हूँ सबसे पहले, फिर इसकी टाइप्स को देखेंगे। प्लांट्स के सेल्स में एक ऑर्गेनल होता है बच्चों, उस ऑर्गेनल का नाम होता है, हाँ जी कौन बता रहा है कौन सा ऑर्गेनल है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, ऐसा आंसर आने चाहिए लाइव क्लास में। वेरी गुड आसफा, सही है। भाई क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन आसफा या डबल मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से, जिनको मैं प्यार से बंटी बंटी कहता हूँ। तो भाई ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपके कौन से? ये छोटे छोटे से थाइलाकॉइड। बिल्कुल, थाइलाकॉइड्स,
डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, अगर आ जाए कहीं पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। और थाइलाकॉइड जो होते हैं, एक एक के ऊपर एक होते हैं, और ये पूरा पैकेट होता है, और ऐसे कई पैकेट्स होंगे। आप बार बार वो पैकेट नहीं बनाएंगे, पूरी जगह पे पैकेट्स हैं। उस पूरे एक पैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे पैकेट को हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। ग्रैंड। और एक ग्रैनम में 40-50 से ज़्यादा, 50 से आई गेस ज़्यादा ही थाइलाकॉइड्स हैं। अब इन शॉर्ट सवाल ये है कि सर क्लोरोप्लास्ट तो आपने बना दिया, ये पूरा आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल नजर नहीं आ रहा। हमने तो ये सुना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि आप बोलो सर ये रहा क्लोरोफिल, ये रहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लोरोफिल जो होता है वो अकेला नहीं रहता, पहली तो बात ये है। क्लोरोफिल अपने बाकी साथियों के साथ रहता है। क्लोरोफिल अपने बाकी साथियों के साथ रहता है, यानी कि जैसे मैं ये ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ, तो उसके बाकी साथी भी इसी के साथ ही हैं। यानी कि क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकॉइड के अंदर बाकायदा एक पूरे सिस्टम में पाया जाता है, जहाँ पे उसके साथ और भी इसके दोस्त हैं। यानी कि अगर मैं एक थाइलाकॉइड को जूम करके दिखाऊं आपको, ये एक थाइलाकॉइड है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने ग्रीन पिगमेंट्स भी बना के दिखा दिए। मैंने थोड़े से यहाँ पे आपको ब्लू पिगमेंट्स भी बना के दिखा दिए। मैंने थोड़े से आपको यहाँ पे रेड पिगमेंट्स भी बना के दिखा दिए। और मैंने थोड़े से आपको यहाँ पे येलो पिगमेंट्स भी बना के दिखा दिए। तो एज यू कैन सी हेयर से कि क्लोरोफिल जो है वो अकेला नहीं पाया जाता, वो अपने सारे दोस्तों के पास साथ पाया जाता है। सही है। और इन दोस्तों के साथ मिलके ये एक, समझो, यूनियन बनाता है, एक एसोसिएशन बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। तो उस सिस्टम को हम लोग पूरे को कहते हैं फोटो सिस्टम। आप सबको याद होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर एक सिस्टम मौजूद है सर, जहाँ पे क्लोरोफिल रहता है अपने दोस्तों के साथ। जहाँ पे क्लोरोफिल, आपको कोई सा भी टाइप हो, क्लोरोफिल, मैंने इसको लिख दिया क्लोरोफिल प्लस अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्लोरोफिल और बाकी मॉलिक्यूल्स के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग बायो में कहते हैं कि सर ये क्या है, ये सारे पिगमेंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरोफिल और अदर मॉलिक्यूल्स में क्या चीज़ आपको ऐड करनी, आप यहाँ पे ऐड कर दो। सर क्लोरोफिल भी पिगमेंट मॉलिक्यूल है, और इसके साथ ही जो है वो भी पिगमेंट है। अब सवाल ये कि पिगमेंट क्या चीज़ होती है, सिर्फ कलर का नाम नहीं पिगमेंट, याद रखिएगा। व्हाट इज़ अ पिगमेंट? तो पिगमेंट की आसान डेफिनेशन: a pigment is a molecule, a pigment is a molecule which absorbs light and reflects color. सिंपल। पिगमेंट वो मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और दिखाता क्या है, कलर, रिफ्लेक्ट करता है कलर। अ पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स कलर। सही। तो क्लोरोफिल के बाकी जो साथी हैं उनके भी नाम याद करने, उनके कलर भी याद करने। और क्लोरोफिल के बारे में तो ये भी चीज़ याद करनी कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चीज़ होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, ये तो मैं आपको वर्कशीट में भी बता चुका हूँ, और बताऊंगा। वर्कशीट भी है इसकी, वो भी सॉल्व करवाऊंगा। अगर मैं सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करूं, तो सर क्लोरोफिल तो ग्रीन ही कलर का होता है। अब इसके आप कह रहे थे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी आपके सिलेबस में गिवन है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, एप्टीट्यूड में आपको तकरीबन सारी टाइप्स ही पढ़नी है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनके फॉर्मूले। हाँ जी, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55, देख लो। अरीबा मुझे बताओ गलती तो नहीं कर रहा? C55H70O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। सही, आप बुक से वेरीफाई कर लेना, मैं अक्सर भूल जाता हूँ भाई। आई गेस यही है, C55H70O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। और ये कौन सा कलर आपको रिफ्लेक्ट करता है, पहले आपको इसके रिफ्लेक्शन वाले याद रखने हैं। ये देता है ब्लूइश ग्रीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लूइश ग्रीन, ये देता है ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55
H72O6N4Mg। देख लो भाई। हाँ जी ईमन, वेरीफाई कर लो उसको, फॉर्मूले को। यही है सर। पक्का। ओके। जी। तो आपको येलोइश ग्रीन। सर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में H72 है। हाँ देखा, C55H72O5N4Mg। पक्का। देख लो भाई। जी जी। ओके बी ओके। वाले में 70 है और ए वाले में 72 हाँ है। बाकी यही होता है मसला इसमें। थैंक यू। और O6 तो सही लिखा है ना। जी C55H72 है ना पहले वाले में। जी। सही है, और इसमें H70 है। सही है। और ये चीज़ है भाई, इसका क्लोरोफिल ए और बी, ब्लूइश ग्रीन और येलोइश ग्रीन। अच्छा एक और भी चीज़, एक और सवाल बताता हूँ आपको। जब लाइट पड़ती है प्लांट पे, जैसे ये पत्ता है, पत्ते पे पड़ी सूरज की रोशनी, ठीक है, तो लाइट में तो कलर्स हैं, 7 कलर्स, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये भी एक चीज़ याद रखो कि लाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस में कौन से फोटॉन्स काम आते हैं। तो आप लिखना रेड एंड ब्लू फोटॉन्स। रेड एंड ब्लू फोटॉन्स। क्या लिखें सर इसके बारे में? इनके बारे में लिखो ये मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा काम बेचारे फोटोसिंथेसिस में ये वाले करते हैं। मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। अब लाइट की बात हो रही तो समझ जाओ फोटोसिंथेसिस के हवाले से रेड एंड ब्लू फोटॉन सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक ये पॉइंट अपने पास नोट करना, ये वाली चीज़, रेड एंड ब्लू फोटॉन्स मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। सही। एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने पिछले वाले इसमें डायग्राम बना के दिखाई थी आपको कि ये आपके पास थाइलाकॉइड जो है वो एक के ऊपर एक होता है। सही, जैसे ये रहा एक थाइलाकॉइड, ये वाला बना रहा हूँ, उसके पास ये वाला एक और थाइलाकॉइड है, उसके नीचे एक और थाइलाकॉइड है। तो बेटा थाइलाकॉइड जो है वो कौन कौन सी जगहों से एक दूसरे से अटैच्ड है? थाइलाकॉइड ये वाली जगहों से एक दूसरे से अटैच्ड है, और साइड से क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये जहाँ से ये लोग अटैच्ड हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को हम लोग बायो में कहते हैं अप्रेस्ड रीजन। अप्रेस्ड। मैं इसको लिख देता हूँ ऐसी। इस रीजन को हम लोग बायो में कहते हैं अप्रेस्ड रीजन। एक मिनट। अप्रेस्ड रीजन। सही। और जहाँ से ये लोग अटैच नहीं होते, जहाँ से ये लोग फ्री होते हैं साइड से, इसको अप्रेस्ड ही कहते हैं। बस अप्रेस्ड से पहले नॉन लगा दो तो ये बन गया नॉन अप्रेस्ड रीजन। नॉन अप्रेस्ड रीजन। तो ये चीज़ है अप्रेस्ड रीजन, और एक होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन। सही। अच्छा एक और भी चीज़ बताता हूँ, पूरे क्लोरोप्लास्ट में आपको बहुत सारे ग्रैनम नजर आ जाएंगे, कुछ खाली जगह भी पाई जाती है। तो ये जो खाली जगह हैं जहाँ पे सिर्फ एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे थाइलाकॉइड नहीं पाए जाते, इस क्लोरोप्लास्ट के रीजन को हम लोग बायो में कहते हैं स्ट्रोमा। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का स्टेप नंबर 2 होगा, जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, जो कि एक मिस नोमर है, यानी कि गलत टर्म है। इसका नाम डार्क रिएक्शन बोलो तो बच्चे समझते ही रात में होती है। नो, इसके लिए लाइट नहीं चाहिए होती डायरेक्टली। तो सर आपने कहा कि डार्क रिएक्शन नंबर 2 है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड में। तो एक चीज़ आपको एक और पता चली, थाइलाकॉइड में कौन सा रिएक्शन होता है? थाइलाकॉइड में फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है, इसको हम लोग बायो में कहते हैं लाइट रिएक्शन। जो जिसके लिए जाहिर सी बात है लाइट चाहिए चाहिए, ये लाइट डिपेंडेंट है। और डार्क रिएक्शन क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो हरगिज रात में ना बोल देना, वो भी दिन में ही हो रहा है, जस्ट आफ्टर लाइट रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, थाइलाकॉइड के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा के अंदर कौन सा हो रहा है? डार्क रिएक्शन। पहले कौन सा हो रहा है? लाइट रिएक्शन। सही है। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में आधा काम होता है। आधा काम क्या मतलब? कि सिर्फ लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है फूड एनर्जी में।
फूड मत बोल देना। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो प्लांट पे पड़ रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फूड एनर्जी में, जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। बस इतना सा काम होता है लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में इसी फूड एनर्जी से, सॉरी फॉर द राइटिंग, डार्क रिएक्शन में इसी फूड एनर्जी से क्या बनेगा, डार्क रिएक्शन में इसी फूड एनर्जी से क्या बनेगा, सिंपल, इसी फूड एनर्जी से फूड बनेगा। तो पहले फूड एनर्जी बनती है, यानी कि फूड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, फिर फूड बनेगा। तो बेटा इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ, पहले होगा लाइट रिएक्शन, बाद में होगा डार्क रिएक्शन। इस साल आपके कौन से इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह आज के गेस्ट पेपर में बताऊंगा। 4 बजे तुम लोग आ जाना। तो ये चीज़ है। तो पहले होता है लाइट रिएक्शन, फिर होता है डार्क रिएक्शन। ये चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी चीज़ समझ नहीं हो मुझे बता देना। सही, ठीक है। और कोशिश करना कि वो माइक का मामला सही रखो, क्योंकि मुझे बहुत कम बच्चों की आवाज़ आई, तो उससे ना ज़्यादा सही लेक्चर जाता है। माइक अनम्यूट रखो ना, तो ज़्यादा पेस बनता है पढ़ाने में, ऑनलाइन लेक्चर्स में ना स्पेशली, ताकि वो बोरिंग ना फील हो। चलो गुड है। सही है। अच्छा अब बच्चों, मीटिंग आईडी जो है वो जूम की 45 मिनट्स की होती है, अब वो एंड होने वाली है। सही है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके एक और ऐसा लाइव सेशन रखूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसका फीडबैक दीजिएगा मुझे, क्या क्या चीज़ें आपको सही लगी और क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट हैं, तो उस पर वर्किंग कर लूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द मीटिंग का लिंक आपको सेंड करूँगा, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इस साल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है लाइट रिएक्शन लॉन्ग के हिसाब से, एक इम्पॉर्टेंट है। सही, अब वो कितना इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो और मैं बताऊंगा। सही, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंशाल्लाह कौन सा होगा, लाइट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।